है एवरीवन, जैसे आप टाइटल देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाला है जेट टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भीड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मैं फिर से बता देते हैं, इस वीडियो में केवल उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। तो जल्दी से बताएंगे, केंद्रीय भीड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। हरियाणा में, अभिकानगर राजस्थान में, भोपाल मध्य प्रदेश में, आनंद गुजरात में। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप CSRI, ठीक है, CSRI इसका इंग्लिश नेम होता है CSRI, अर्थात सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर स्थित है। टोक अभिकानगर टोक राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अभिकानगर टोक राजस्थान में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, करनाल बंट नामक रोग किस फसल का एक प्रमुख रोग होता है। ये भी आपको पता होगा। करनाल बंट तो किसकी होती है? जल्दी से बताएंगे। मक्का की होती है, गेहूं की होती है, गन्ने की होती है, फिर आलू की होती है। जल्दी से बताएंगे कि करनाल बंट नामक रोग किस फसल का एक प्रमुख रोग होता है। मक्के का, गेहूं का, गन्ना का या फिर आलू का। जल्दी से बताएंगे। तो आपको पता हो यार, करनाल बंट जो कि किसके द्वारा होता है। सबसे पहले इसका आपको कोजल ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए। किसके द्वारा होता है? निवोसिया इंडिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निवोसिया इंडिका के द्वारा होता है। अगर बात करते हैं यार कि ये किसका होता है, तो किसकी होती है यार मेजर डिजीज ये होती है गेहूं फसल की। अगर बात करते हैं इससे यार एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो यार कि करनाल बंट से डिजीज, मान लीजिए कोई सा भी फील्ड ग्रसित है, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी फील्ड में करनाल बंट डिजीज हो रही है, तो उससे एक स्मेल आएगी। वो कौन सी आएगी यार? मछली जैसी, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आएगी। और वो किसके कारण आएगी यार? ट्राईमिथाइल एमीन के कारण आएगी। किसके कारण आती है यार? इसका भी पूछा था है, तो इसको भी आपको जरूर याद है। ट्राईमिथाइल एमीन के कारण आती है। किसके कारण आती है? ट्राईमिथाइल एमीन की आती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ये आपको बताना है। जल्दी सुनाएंगे कि ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, ये किससे संबंधित होता है। ज़्यादा वर्षा वाले स्थानों पर बाढ़ नियंत्रित करने के लिए। बाढ़ नहीं होती है, बाढ़ है, ठीक है, बाढ़ नहीं है बल्कि बाढ़ है। नेक्स्ट है कि पानी की कमी स्थानों पर पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होता है। ज़्यादा वर्षा वाले स्थानों पर बाढ़ नियंत्रित करने से, पानी की कमी वाले स्थानों पर पानी की मात्रा को बढ़ाने से, या फिर दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो आपको पता हो यार, अगर बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत तो कब की गई थी? इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी 1970 में। कब की गई थी यार? 1970 में। और अगर बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है यार? दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाना, अर्थात यार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य कार्य होता है, मुख्य फंक्शन होता है। किसका? ऑपरेशन फ्लड का, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दीमक, दीमक पौधे के कौन से भाग को नुकसान पहुंचाती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आएंगे। टर्माइट, ठीक है, टर्माइट होती है, ये कौन से प्लांट पार्ट को नुकसान पहुंचाती है, कौन से प्लांट पार्ट को डैमेज करती है, ये आपको बताना है। जड़ को, तना को, पत्ती को या फिर फूल को। जल्दी से आएंगे। राइट आंसर क्या होगा कि टर्माइट कौन से पौधे के किस प्लांट पार्ट को डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है। जड़, तना, पत्ती या फिर फूल। जल्दी से आएंगे। राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं दीमक, ठीक है, जो दीमक होती है, जो टर्माइट होती है, ये भी कौन से प्लांट पार्ट को होती है? जड़ को डैमेज करती है। कौन सी प्लांट का पार्ट को यार? जड़ को, रूट्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। और अगर बात करते हैं जो दीमक होती है, ठीक है, मान लीजिए दीमक है, इसका अटैक हो गया किसी फील्ड में, तो इसका आप एक रोकथाम कैसे करो, इसके कंट्रोल कैसे करो, इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो यहाँ अगर बात करते हैं इसका कंट्रोल किया था यहाँ एंडोसल्फान के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि क्लोरोफायरिफेस के द्वारा किया है। ठीक है, एक यार क्लोरोफायरिफेस के द्वारा। अगर बात की जाए टर्माइट के कंट्रोल के लिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है यार? क्लोरोफायरिफोस का। किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोफायरिफोस के द्वारा यहाँ टर्माइट का इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 10 किलोग्राम, ठीक है, थोड़ी मात्रा को जरूर ध्यान रखना कि 10 किलोग्राम के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो 10 किलोग्राम टमाटर का केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको मात्रा बतानी है चीनी की, अर्थात जो शर्करा होती है इसकी आपको बतानी है। तो जल्दी बताएंगे कि चीनी की ज़रूरत कितनी पड़ेगी 10 किलोग्राम टमाटर का केचप बनाने के लिए। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे। राइट आंसर क्या है। जल्दी बताएंगे 10 किलोग्राम टमाटर का केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता हो गई? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोग्राम टमाटर के सॉस यानी जो केचप बनाना जाता है, तो उसके लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होती है। तो यार यहाँ मैं बता देता हूँ कि 1 किलोग्राम के लिए कितनी होती है? 10 ग्राम होती है केवल। यहाँ 1 किलोग्राम, अगर मान लीजिए आप जो टमाटर है आपके पास और टमाटर का आपको केचप बनाना है, तो 1 किलोग्राम जो टमाटर होता है, तो उसमें यहाँ 10 ग्राम चीनी की
मात्रा यूज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा है 10 किलोग्राम, तो 10 मान लीजिए ये 10 है तो ये भी क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है आपका राइट आंसर 100 ग्राम, अर्थात यहाँ 10 किलोग्राम का टमाटर का केचप बनाने के लिए 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, बीजीय मसालों में जिसे नहीं रखा गया ये आपसे पूछा है, जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है। जीरा, धनिया, सौंफ या मिर्च, जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है कि निम्न में से कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं जाती है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि क्या होगा आपका राइट आंसर। जीरा, धनिया, सौंफ या मिर्च। तो यहाँ अगर बात की जाए बीजीय मसालों के अंतर्गत तो किसे नहीं रखा जाता है, यहाँ मिर्च को नहीं रखा जाता है। कौन सा है राइट आंसर, यहाँ फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं मिर्च की तो मिर्च को यहाँ बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निम्न में से जैव उर्वरक कौन सा होता है। ठीक है, आपको बताना है बायो फर्टिलाइजर। क्या बताना है, बायो फर्टिलाइजर यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है, गोबर की खाद, हरी खाद, राइजोबियम कल्चर या फिर यूरिया। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि कौन सा इनमें से जैव उर्वरक है। गोबर की खाद होता है, हरी खाद होता है, राइजोबियम कल्चर होता है या फिर यूरिया होता है। जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है कि कौन सा इनमें बायो फर्टिलाइजर है, जल्दी से बताएंगे। तो कौन सा होता है यहाँ, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। जिसने भी थर्ड ऑप्शन क्लिक किया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की तो कौन सा होता है, राइजोबियम कल्चर होता है। और सभी क्या होती है यहाँ, जैविक खाद होती है। ये सभी क्या होती है यहाँ, जैविक खाद्य होती है। और अगर बात की जाए यूरिया की तो यूरिया क्या होता है, कार्बनिक खाद होती है। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बनिक उर्वरक होता है। और इन दोनों की बात की जाती है जैविक खाद्य होती है। और अगर बात की जाए जैव उर्वरक की, बायो फर्टिलाइजर की, तो बायो फर्टिलाइजर कौन सा होता है, राइजोबियम कल्चर होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझना करो कि यहाँ पर आपसे शुष्क क्षेत्रों में किस फसल को ग्रो नहीं किया जा सकता है, किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए, ये आपसे पूछेंगे। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या होगा, बेर, खजूर, अनार या फिर चीकू। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है कि शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए, बेर, खजूर, अनार या फिर चीकू। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है, जल्दी सुनाइए ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ अगर बात की जाए शुष्क खेती में, यहाँ शुष्क क्षेत्रों में किसकी खेती नहीं करनी चाहिए, तो कौन सा होता है राइट आंसर, चीकू की। ठीक है, चीकू की खेती नहीं की जा सकती है शुष्क क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए नमक का घोल। नमक का घोल कितनी सांद्रता % फलों की डिब्बाबंदी के लिए यूज़ किया जाता है, अर्थात यहाँ फलों की डिब्बाबंदी आपको करनी है तो नमक की कितनी सांद्रता का आप प्रयोग करोगे, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी सुनाएंगे कि नमक की कितनी सांद्रता का प्रयोग करोगे आप फलों की डिब्बाबंदी करने के लिए, 1 से 1.8, 0.2%, 6% या फिर 0.03%। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या होगा, कितनी मात्रा को आप अप्लाई करोगे। जल्दी सुनाएंगे फलों की डिब्बाबंदी के लिए नमक की कितनी सांद्रता को आप यूज़ करोगे। जल्दी सुनाएंगे, आपको बतानी है प्रतिशत में। जल्दी सुनाएंगे 1.8%, 0.2%, 6% या फिर 0.03%। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए फलों की कैनिंग या डिब्बाबंदी के लिए तो क्या होता है यहाँ, इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, 2%। आपको पता होगा कि 2% रखे जाते हैं, कितने रखे जाते हैं यहाँ, 2% यूज़ करते हैं सांद्रता। तो इसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर देख सकते हो कौन सा आपका राइट आंसर 1.8%। कौन सा है यहाँ, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्योंकि यार अगर आपसे पूछते हैं फलों की डिब्बाबंदी या फिर कैनिंग के लिए तो नमक की सांद्रता रखी जाती है 2%। कितनी रखी जाती है, 2% रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाय भैंस का तापमान कितना होता है, अतः बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से राइट आंसर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 98 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि गाय और भैंस के जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, 37, 38, 39 या फिर 98। जल्दी से कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 98 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ अगर बात करते हैं जो एवरेज होता है इन दोनों का वो क्या होता है, 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कौन सा होता है यहाँ, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए गाय और भैंस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर जो सीड रेट रखी जाती है, जो बीज दर रखी जाती है उसकी आवश्यकता कितनी पड़ती है, ये आपको बतानी है। तो जल्दी से बताएंगे प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है आलू की। 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखी है किलो में, यहाँ पर आपको दे रखी है क्विंटल में, यहाँ पर दे रखी है टन में और चौथे में आपको दे रखी है ग्राम में। तो जल्दी से राइट आंसर क्या होगा कि आलू की बुआई के लिए जो सीड रेट रखी जाती है प्रति हेक्टेयर वो कितनी रखी जाती है। जल्दी से बताएंगे कि 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर या फिर 15 से 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर।
तो आपको पता होगा यार अगर बात करते हैं आलू की बुआई, तो यार आलू की बुआई कुंटलों में की जाती है, ठीक है, क्विंटलों में की जाती है। अतः राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। क्योंकि यार अगर बात करते हैं सीड रेट, तो इसकी सीड रेट कितनी रखी जाती है? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है यार? अगर बात करते हैं सीड रेट, तो इसकी जो सीड रेट होती है ये होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? कौन सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा नहीं है, तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, एंथ्रेक्स रोग, थनैला रोग, जहरवाद रोग या फिर खुरपका एवं मोहपका रोग। तो इजीली आप इसे सोल्व कर दोगे, जल्दी से पाएंगे कि कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती है, कौन सी ऐसी डिजीज है। जल्दी से पाएंगे एंथ्रेक्स, थनैला, जहरवाद या फिर खुरपका एवं मोहपका। तो कौन सी होती है आपको पता चली गया होगा कि यार हाँ जो खुरपका एवं मोहपका होता है ये किसके द्वारा होती है? यार हाँ वायरस के द्वारा होती है। किसके द्वारा फैलती है? यार हाँ ये होती है वायरस के द्वारा। अर्थात राइट आंसर कौन सा आपका? फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर यही तो आपसे पूछा गया है कि जीवाणु जनित नहीं है, मतलब जीवाणु की जनित नहीं कौन सा है? ये वायरस के द्वारा फैलता है। अतः राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? तो जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कि यहाँ पौधों को आवश्यक नहीं होता है। मैग्नीशियम, गंधक, तांबा या फिर आर्गन। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है कि कौन सा पोषक तत्व तो पौधों को आवश्यक नहीं होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे मैग्नीशियम, गंधक, आर्गन या फिर तांबा। तो आपको पता होगा यार हाँ कि आपको चली गया होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा? यार हाँ जो आर्गन होती है, यह क्या होती है? एक गैस होती है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो आर्गन होती है इसकी आवश्यकता पौधों को नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से गेहूं की किस्म कौन सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सी नहीं है, तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि गेहूं की किस्म कौन सी नहीं है। राज 3077, लोक फर्स्ट, राज 3777 या फिर GNG 663। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। जल्दी से पाएंगे A, B, C या फिर D। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है? तो आपको चले गया हुआ है यार हाँ अगर बात कीजिए इन तीनों की, यार हाँ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, हमेशा पूछी जाती है, तो इन तीनों को जरूर याद रखना कि अगर बात कीजिए गेहूं की किस्म है, तो गेहूं की तो किस्म कौन कौन सी होती है? हाँ राज 3077 भी होती है, लोक फर्स्ट भी होती है, राज 3777 भी होती है, ठीक है। ये तीनों तो क्या है गेहूं की किस्म है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा है? GNG 663, ठीक है। कौन सी नहीं है? GNG 663। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भूरापन रोग, फूल गोभी में भूरापन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऐसे न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी से यार भूरापन रोग। तो भूरापन रोग को हमने बताया था यार इंग्लिश में क्या बोला सा है? इसे ब्राउनिंग, क्या बोला सा है? ब्राउनिंग बोला सा है। तो इसी से आपको पता चल गया होगा ब्राउनिंग मतलब बोरॉन, ठीक है। ब्राउनिंग मतलब बोरॉन, तो बोरॉन की कमी से होती है ये रोग, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि फूल गोभी में भूरापन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? किसके कारण होता है? यार हाँ बोरॉन तत्व की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से बेर की किस्म नहीं है। सभी में क्वेश्चन यही पूछा गया कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे बेर की किस्म कौन सी नहीं है? उमरान, कृष्णा, मुंडिया या फिर गोला। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है? उमरान, कृष्णा, मुंडिया या फिर गोला। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए उमरान, मुंडिया और गोला की, तो ये तीनों क्या होती है? यहाँ बेर की किस्म होती है। लेकिन अगर बात की जाए कौन सी नहीं होती है, तो कृष्णा नहीं होती। अतः राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए कृष्णा की, तो किसकी होती है? हाँ ये होती है आंवले की। किसकी होती है? आंवले की होती है। इसलिए यहाँ राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गमोसिस किस फल वाली फसल से संबंधित? अर्थात यहाँ गमोसिस कौन सी ऐसी फसल है जिसकी एक प्रमुख रोग होता है, प्रमुख डिजीज होती है? जल्दी से गमोसिस किस में होता है? आम में होता है, नींबू वर्गीय फलों में होता है, पपीते में होता है, फिर सेब में होता है? जल्दी से गमोसिस किस फल से संबंधित है? आम से, नींबू वर्गीय फलों से, पपीते से, फिर सेब से? जल्दी से राइट आंसर कौन सा है? आम, नींबू वर्गीय फल, पपीता या फिर सेब। तो आपको पता होगा यार अगर बात कीजिए गमोसिस रोग की, ठीक है। गमोसिस एक डिजीज होती है जो कि किसमें देखने को मिलती है? जितने भी जो सिट्रस फल होते हैं, ठीक है, जितने भी जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, तो इनमें देखने को मिलती है गमोसिस। किसमें देखने को मिलती है? सिट्रस वाली जो फैमिली होती है, सिट्रस स्पीसीज के जितने भी जो प्लांट होते हैं, तो उनमें ये देखने को मिलती है गमोसिस डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे ग्वारपाठा, ठीक है। ग्वारपाठे को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया है ये आपको बताना है। जल्दी बताएंगे किस वर्ग में रखा गया है ग्वारपाठे को? अनाज वाली फसलों के अंतर्गत, चारे वाली फसलों के अंतर्गत, औषधीय फसलों के अंतर्गत है, फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है कि ग्वारपाठे को निम्न में से किस श्रेणी में रखा गया है? अनाज वाली फसलों में, चारा वाली फसलों में, औषधीय फसलों में, फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है? तो यार अगर बात की ग्वारपाठे, तो ग्वारपाठे को किसमें रखा गया है? एक मेडिसिनल यूज़ के लिए रखा गया है, ठीक है। मेडिसिनल यूज़ मतलब औषधीय फसल के अंतर्गत रखा गया है। ग्वारपाठे को किसमें रखा गया है? औषधीय फसलों के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सुरती कौन से पशु की नस्ल होती है? तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे कि सुरती कौन से पशु की नस्ल होती है? गाय की, भैंस की, बकरी या फिर सुअर की? जल्दी से बताएंगे कि सुरती किसकी नस्ल होती है?
गाय की होती है, भैंस की होती है, भेड़ की होती है, फिर बकरी की होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए सूरती, तो सूरती क्या होती है, भैंस होती है, आपको पता होगा, एक इजीली क्वेश्चन है। तो यार हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, अर्थात यहाँ रानीखेत रोग किससे होता है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि गाय में होती है, भैंस में होती है, बकरी में होती है, फिर मुर्गी में होती है। जल्दी से बताएंगे रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है या फिर किस में होती है। गाय में होती है, भैंस में होती है, बकरी में होती है, फिर मुर्गी में होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है, अगर बात करें रानीखेत रोग, तो रानीखेत रोग किससे संबंधित है यार, हाँ मुर्गियों में होता है। किसका एक प्रमुख डिजीज यार है, ये है एक मुर्गी का एक प्रमुख रोग होता है जो कि रानीखेत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेड़ी या रतून निम्न में से किस फसल से संबंधित है। पेड़ी या रतून निम्न में से किस फसल से संबंधित है, गन्ने से, चावल से, गेहूं से या फिर तंबाकू से। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि पेड़ी या रतून निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पेड़ी या रतून होती क्या है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ यार हाँ, अगर बात करें पेड़ी या रतून की, तो पेड़ी या रतून क्या होती है यार हाँ, ये होती है जो मान लीजिए एक बार हमने गन्ने की ले ली, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर बात कीजिए पेड़ी या रतून की, किससे संबंधित होती है, गन्ने से संबंधित होती है। किससे होती है, गन्ने से संबंधित होती है। अभी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यार हाँ, अगर बात कीजिए गन्ने की, ठीक है, गन्ने में हम फसल लेते हैं, मान लीजिए एक बार हम गन्ने को काट लेते हैं, ठीक है, गन्ने को काटने पर जो डंठल बच जाते हैं, ठीक है, जो डंठल बच जाते हैं, तो उन डंठलों से या फिर उन स्टेमों से क्या होता है, नेक्स्ट क्रॉप लेना, ठीक है, इसमें सिंचाई कर दी जाती है। मान लीजिए अभी आज हमने गन्ने की फसल ले ली, काट लिया उनको सभी को, ठीक है, उसके बाद में जो डंठल बच गए, ठीक है, जो जड़ बच गए, जो ये तना बच गया छोटा सा, तो इस डंठलों से नई फसल का निर्माण होना, नई फसल लेना ही क्या कहलाता है, पेड़ या रतून की खेती कहलाता है। यार हाँ, पेड़ या रतून की खेती किसे बोला सा है कि एक बार फसल कटने के बाद उसी डंठलों से या फिर उसी तनों से क्या करना, नई फसल लेना क्या कहलाता है, पेड़ या रतून कहलाता है। और ये किस में देखने को मिलती है, मुख्यतः गन्ने फसल में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए दूध की शर्करा को कहते हैं, दूध की शर्करा को कहते हैं फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर ग्लूकोज। जल्दी से बताएंगे दूध की शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है, सुक्रोज होती है, लैक्टोज होती है, फिर ग्लूकोज होती है। जल्दी से बताएंगे। तो आपको पता होगा यार हाँ, अगर बात कीजिए दूध की शर्करा तो कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। कौन सी होती है, दूध की शर्करा लैक्टोज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, अर्थात जिसका राइट आंसर क्या है रखा कि एनडीडीबी। तो जल्दी से बताएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको जल्दी से बताना है कि एनडीडीबी कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि एनडीआरआई है, ये सॉरी एनडीडीबी नहीं है, एनडीआरआई है। तो जल्दी से बताएंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि एनडीआरआई कहाँ पर स्थित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, करनाल में, फिर लुधियाना में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो आपको पता होगा अगर बात करें एनडीआरआई का था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हाँ करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप से कौन सी फसल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है एक फर्टिलाइजर, एक हर्बिसाइड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया खरपतवार नियंत्रण के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया हर्बिसाइड के बारे में, 2,4-D के बारे में। तो जल्दी से बताएंगे 2,4-D सुरक्षित रूप से किस फसल में उपयोग किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। कपास में, गेहूं में, चावला में, फिर ग्वार में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि 2,4-D सुरक्षित रूप से किस फसल में उपयोग किया जा सकता है खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, कपास में, गेहूं में, चावला में, फिर ग्वार में। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए 2,4-D की, तो यहाँ 2,4-D का जो सुरक्षित उपयोग है ये किया जा सकता है गेहूं फसल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है यार हाँ, इसका राइट आंसर क्या है, सबसे पहले ये याद रखना कि गेहूं फसल, ठीक है, सुरक्षित उपयोग तो किस में कैसा है, गेहूं फसल में कैसा है। लेकिन 2,4-D से संबंधित यार हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट किस बनता है कि जो कपास होती है यार हाँ, कपास में इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए यार हाँ, 2,4-D का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब इसका करना क्यों नहीं चाहिए, इसका रीज़न क्या होता है कि कपास में 2,4-D का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका एक मुख्य रीज़न यार हाँ, अगर मान लीजिए इसमें आप प्रयोग कर देते हो 2,4-D का कपास में, तो क्या होती है यार हाँ, एक लीव्स यानी जो अंगुली जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन जाती है अंगुली जैसा। तो इसलिए यार हाँ, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, 2,4-D का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यार हाँ, कपास में, कॉटन में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। ये आपको पता होगा कि थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में, अमेरिका में, भारत में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है कि थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन देख लीजिए, अफ्रीका, अमेरिका, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर क्या है यार, अगर बात की थार का रेगिस्तान, तो थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यार, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में अंगूर लगाने के सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? जून से जुलाई के मध्य, जनवरी से फरवरी के मध्य, अगस्त से सितंबर के मध्य, फिर मार्च से अप्रैल के मध्य। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि राजस्थान में अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? जून से जुलाई के मध्य, जनवरी से फरवरी के मध्य, अगस्त से सितंबर के मध्य, फिर मार्च से अप्रैल के मध्य। जल्दी से बताइए अंगूर लगाने के लिए। तो यहाँ अगर बात की जाए अंगूर लगाने का, तो अंगूर लगाने का जो सबसे उपयुक्त टाइम होता है राजस्थान में वो कौन सा होता है? जनवरी से फरवरी के मध्य। कौन सा होता है यहाँ? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए अंगूर लगाने का समय तो कौन सा होता है सबसे बेस्ट? जनवरी से फरवरी के मध्य होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है बेर, तो बेर और अंगूर दोनों यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ बेर की बात की जाए तो अप्रैल से मई के मध्य, बेर की बात की जाए तो अप्रैल से मई के मध्य, और अगर बात की जाए अंगूर की तो अंगूर लगाने का जो सर्वोत्तम टाइम होता है ये होता है जनवरी से फरवरी के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 100 किलोग्राम एसएसपी, यहाँ सिंगल सुपर फास्फेट में कितने किलोग्राम फास्फोरस होता है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछेगा फास्फोरस, तो जल्दी से बताएंगे फास्फोरस कितना होता है 100 किलोग्राम एसएसपी में? 46 किलोग्राम होता है, 24 किलोग्राम होता है, 32 किलोग्राम होता है, फिर 16 किलोग्राम होता है। जल्दी से बताएंगे कि एसएसपी में फास्फोरस कितना पाता है? 46%, 24%, 32% या फिर 160%। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की है एसएसपी में फास्फोरस, तो फास्फोरस तो कितना पाता है? 16% पाता है। कितना होता है यार? 16%, अर्थात 100 किलोग्राम यहाँ 16 किलोग्राम ये पाता है। लेकिन अगर बात करते हैं एसएसपी में होते क्या क्या कंटेंट है, तो यहाँ एसएसपी में 3 कंटेंट पाते हैं। कौन कौन से पाते हैं यहाँ? एक तो होता है कैल्शियम होता है, एक होता है सल्फर होता है, एक होता है फास्फोरस होता है। अगर बात की है कैल्शियम की, तो यहाँ कैल्शियम होता है यानी सिंगल सुपर फास्फेट में जो कैल्शियम की मात्रा होती है कितनी होती है? 19% होती है। कितनी होती है यार? 19% होती है। अगर बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर कितना होता है? 12% होता है। कितना होता है सल्फर? यहाँ 12% होता है। अगर बात करते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है? 16% होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए। अगर बात करते हैं यहाँ एसएसपी में कैल्शियम, तो कैल्शियम तो कितना होता है? 19% होता है। अगर बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर कितना होता है? 12% होता है। अगर बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस कितना होता है? 16% होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पशुओं में रिंडरपेस्ट किससे फैलता है? पशुओं में रिंडरपेस्ट किससे फैलता है ये आपसे पूछा है। तो जल्दी बताएंगे रिंडरपेस्ट प्रोटोजोआ जनित रोग है, विषाणु जनित है, या फिर बैक्टीरिया जनित, या फिर फफूंदी जनित है। जल्दी बताएंगे कि रिंडरपेस्ट होता किससे है, ये फैलता किससे है? जल्दी बताएंगे कि प्रोटोजोआ के द्वारा, विषाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फिर फफूंदी के द्वारा। जल्दी बताएंगे किसके द्वारा होता है रिंडरपेस्ट। तो यहाँ अगर बात की रिंडरपेस्ट, तो रिंडरपेस्ट किससे तो होता है यहाँ? वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। क्योंकि यार अगर बात की जाए रिंडरपेस्ट का जो कोजर ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है एक छानने योग्य वायरस। क्या होता है यहाँ? छानने योग्य एक वायरस होता है। क्या होता है? छानने योग्य एक वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध का आपेक्षिक घनत्व। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? ठीक है, आपको ज्ञात करना है आपेक्षिक घनत्व। तो जल्दी बताएंगे किस इंस्ट्रूमेंट का आप प्रयोग करोगे? लैक्टोमीटर का, अल्टीमीटर का, लाइसिमीटर या फिर कंडक्टिविटी मीटर का? जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर, लाइसिमीटर, फिर कंडक्टिविटी। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर बात करते हैं जो आपेक्षिक घनत्व होता है, ठीक है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। और लैक्टोमीटर की रीडिंग्स कितनी होती है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म होता है यार। हाँ, 0 से 40 होता है। कितना होता है यार? हाँ, अगर बात की जाए जो लैक्टोमीटर की रीडिंग्स होती है तो ये कितनी होती है? 0 से 40 होती है। कितनी होती है? 0 से 40 के मध्य होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वीट ऑरेंज की किस्म कौन सी है? ठीक है, ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वीट ऑरेंज की किस्म कौन सी है? मार्स सीडलेस होती है, ब्लड रेड होती है, फोस्टर होती है, फिर दार्जिलिंग होती है। जल्दी से बताएंगे कि स्वीट ऑरेंज की कौन सी किस्म है? मार्स सीडलेस है, ब्लड रेड है, फोस्टर है, फिर दार्जिलिंग है। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताइए स्वीट ऑरेंज की किस्में कौन सी होती है, कौन सी वेराइटी होती है? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए स्वीट ऑरेंज की तो कौन सी है यहाँ? ब्लड रेड होती है। यहाँ एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है। कौन सी होती है? ब्लड रेड। ब्लड रेड किसकी किस्म होती है यहाँ? स्वीट ऑरेंज की होती है। किसकी होती है? स्वीट ऑरेंज की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है राजस्थान में राठी गाय की नस्ल है। राठी गाय की नस्ल निम्न से कौन से क्षेत्र में पाई है, कौन से जिले में पाई है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए राठी गाय किस जिले में पाई है? जयपुर में, जालौर में, बीकानेर में, फिर करौली में। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है कि राठी गाय की नस्ल निम्न से कहाँ पर पाई है, किस जिले में पाई है? जयपुर में, जालौर में, बीकानेर में, फिर करौली में। जल्दी से बताएंगे राठी गाय। जल्दी से बताएंगे कि राठी गाय किस क्षेत्र में पाई है? तो यहाँ अगर बात की जाए राठी गाय की तो ये जैसलमेर और बीकानेर में देखने को मिलती है। अतः राइट आंसर कौन सा है यहाँ? बीकानेर। ठीक है, कहाँ पर देखा जा सकता है राठी गाय को? तो राठी गाय को देखा जा सकता है जैसलमेर और बीकानेर में। राइट आंसर कौन सा है? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक कौन है। अर्थात यार हाँ, यहाँ पर आपको बताना है डीजी कौन है, प्रेजेंट टाइम में आपको बताना है। ठीक है, हम इसे सोल्व कर रहे हैं 2019 से 20 के मध्य। तो जल्दी से आएंगे 2019 से 20 के मध्य यार हाँ, इसके महानिदेशक कौन है, अर्थात डीजी कौन है। IARI के, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीजी कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप देख लीजिए, अजय कुमार सिंह, कांतिलाल भूरिया, शरद पवार या फिर SOF। चलिए इसमें राइट आंसर क्या है कि प्रेजेंट टाइम में IARI के डीजी कौन है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है कि अजय कुमार सिंह है, कांतिलाल भूरिया है, शरद पवार या फिर SIF है। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं 2019 से 20 के मध्य। तो प्रेजेंट टाइम जो इसके डीजी है वो कौन है, अजय कुमार सिंह है। कौन है यार, अजय कुमार सिंह। राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फसल में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थात किस में की जाती है, आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे बूंद बूंद सिंचाई विधि के द्वारा किस में सिंचाई की जाती है, टमाटर में, आलू में, गेहूं में या फिर मूंगफली में। जल्दी से बताएंगे कि कौन सी ऐसी फसल है जिसमें ड्रिप सिंचाई मेथड को यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, टमाटर, आलू, गेहूं या फिर मूंगफली। तो यहाँ अगर बात की जाए ड्रिप इरिगेशन की, तो यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की जा सकती है आलू में। किस में की जा सकती है, यहाँ आलू में की जा सकती है। राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए ड्रिप इरिगेशन की तो आलू में अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताए RGC 936। RGC 936 किसकी किस्म होती है, यह आपको पता नहीं। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है कि चमड़ा, कुसुम, सूरजमुखी और ग्वार। जल्दी से बताएंगे RGC 936 किसकी एक मुख्य मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है, चमड़ा, कुसुम, सूरजमुखी या फिर ग्वार। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। RGC 936 किसे, कौन सी यार, RGC 936। तो यहाँ अगर बात करें RGC 936 तो ये किसकी होती है, ग्वार की होती है। ठीक है, एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है RGC किसकी होती है, RGC 936 ग्वार की एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है लौकी की बोटल गार्ड की जो प्रति हेक्टेयर सीड रेट होती है, ठीक है, आपको बतानी है बोटल गार्ड की सीड रेट। तो जल्दी से बताएंगे बोटल गार्ड की सीड रेट प्रति हेक्टेयर क्या होती है। 15 से 20 क्विंटल होती है, 150 से 200 क्विंटल होती है, 3 से 6 किलोग्राम होती है, फिर 6 से 10 किलोग्राम होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। जो बोटल गार्ड होती है तो इसकी सीड रेट क्या होती है प्रति हेक्टेयर। जल्दी से बताएंगे 15 से 20 क्विंटल होती है, 150 से 200 क्विंटल होती है, 3 से 6 किलोग्राम होती है, फिर 6 से 10 किलोग्राम होती है। जल्दी से बताएंगे बोटल गार्ड की, जल्दी से बताएंगे बोटल गार्ड की सीड रेट क्या होती है। तो यहाँ अगर बात की जाए बोटल गार्ड की सीड रेट की बात में तो कितनी होती है, अगर बात की जाए बोटल गार्ड की तो कौन सी होती है, 3 से 6 किलोग्राम होती है। कौन सी होती है, अगर बात की जाए बोटल गार्ड की सीड रेट तो 3 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आम के प्रसारण के लिए कौन सी प्रसारण विधि अधिकतर प्रचलित है। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रोपेगेशन मेथड के बारे में। ठीक है, प्रोपेगेशन मेथड के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे आम की प्रसारण के लिए कौन सी प्रसारण विधि अधिकतर प्रचलित है, विनियर ग्राफ्टिंग, एनार्चिंग, कलिका या फिर एयर लेयरिंग। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है कि आम के जो प्रसारण है अर्थात जो प्रोपेगेशन किया जाता है ये किस मेथड के द्वारा किया जाता है, विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा, एनार्चिंग के द्वारा, कलिकाइंग के द्वारा, फिर एयर लेयरिंग के द्वारा। तो यहाँ अगर बात की जाए मोस्ट पॉपुलर जो मेथड होता है प्रोपेगेशन का वो तो कौन सा होता है, यहाँ विनियर ग्राफ्टिंग होता है। कौन सा होता है यहाँ, विनियर ग्राफ्टिंग। लेकिन अगर बात की जाए यानी जो पुराना मेथड कौन सा है, ठीक है, अगर बात की जाए ओल्ड मेथड की तो कौन सा होता है, इनार्चिंग होता है। ठीक है, अगर बात की जाए ओल्ड मेथड की तो यहाँ पुराने ज़माने में यानी पुराने टाइम में किसका यूज़ करते थे, इनार्चिंग का प्रयोग करते थे। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है तो इसमें किसका यूज़ करते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग का। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, विनियर ग्राफ्टिंग। लेकिन अगर बात की जाए पहले किसका प्रयोग किया जाता था, तो पहले प्रयोग किया जाता था इनार्चिंग का। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय और भैंस के शरीर का तापमान गिर जाता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। वह कौन सा ज्वर है, वह कौन सा बुखार है, फिर कौन सा ज्वर है जिसमें गाय और भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है, गिर जाता है। टिक फीवर, मिल्क फीवर, टाइफाइड है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय और भैंस के शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है, डाउन हो जाता है। टिक फीवर, मिल्क फीवर, टाइफाइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर बात की जाए गाय और भैंस का जो शरीर का टेम्परेचर ये किसके द्वारा गिर जाता है, तो कौन सा होता है, मिल्क फीवर होता है। कौन सा होता है, मिल्क फीवर होता है। और अगर बात की जाए मिल्क फीवर की, तो ये कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, यहाँ कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। ठीक है, तापमान किस में कम हो जाता है या फिर डाउन हो जाता है, कौन सा है ऐसा फीवर, कौन सा होता है, मिल्क फीवर होता है। कौन सा होता है, मिल्क फीवर, जो कि किस न्यूट्रेंट की कमी से होता है, कैल्शियम न्यूट्रेंट की कमी से देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे अच्छा मांस प्राप्त करना है तो कितनी उम्र की एज होगी बकरी की। जल्दी से राइट आंसर कौन सा है, 1 से 2 महीने की, 2 से 3 वर्ष की, 6 से 12 महीने की, फिर 15 से 18 महीने की। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि कितनी उम्र की बकरी से अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है, 1 से 2 महीने वाले की, 2 से 3 साल वाले की,
6 से 12 महीने वाले की या फिर 15 से 18 महीने वाले की। जल्दी से बताएंगे कि कौन सी ऐसी बकरी है जिससे कि सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ अगर बात की जाए सबसे अच्छा मांस, तो इसकी एज क्या होगी, 6 से 12 महीने। क्या होगी यहाँ अगर बात की जाए सबसे अच्छा मांस, तो 6 से 12 मंथ वाली जो बकरी होती है तो उससे सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मिर्च की 1 हेक्टेयर फसल के लिए कुल कितना बीज पौधशाला में बुआई करने के लिए चाहिए। अर्थात यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर मान लीजिए आपको नर्सरी तैयार करनी है तो इस नर्सरी के लिए, ठीक है, इस नर्सरी के लिए आपको कितने सीड रेट की आवश्यकता होगी, ये आप पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि नर्सरी तैयार करने के लिए मिर्च की सीड रेट क्या रखी जाती है। 1 से 1.5 क्विंटल रखी जाती है, 1 से 1.5 ग्राम रखी जाती है, 1 से 1.5 किलोग्राम रखी जाती है, फिर 1 से 1.5 टन रखी जाती है। जल्दी से बताएंगे कि नर्सरी के लिए यहाँ मिर्च की सीड रेट क्या रखी जाती है। 1 से 1.5 क्विंटल, 1 से 1.5 ग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 टन। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए नर्सरी की, तो यहाँ नर्सरी के लिए जो सीड रेट रिक्वायर्ड होती है मिर्च के लिए, तो वो रखी जाती है यहाँ 1 से 1.5 किलोग्राम। कौन सी होती है यहाँ 1 से 1.5 किलोग्राम। अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछता है नर्सरी के लिए, तो यहाँ नर्सरी तैयार करने के लिए मिर्च की तो कितनी मात्रा रखी जाती है यहाँ सीड रेट 1 से 1.5 किलोग्राम। कितनी रखी जाती है 1 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वायु की गति नापने को क्या कहते हैं, अर्थात कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है वायु गति किसके द्वारा मेजर की जाती है, ये आपको बताना है। इंस्ट्रूमेंट का नाम, विंड वैन, अल्टीमीटर, बैरोमीटर या फिर एनीमोमीटर। जल्दी बताएंगे कि वायु को गति किसके द्वारा मेजर की जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है। विंड वैन के द्वारा, अल्टीमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, फिर एनीमोमीटर के द्वारा। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए वायु की गति, तो वायु की गति तो मापी जाती है ना एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, अगर बात की जाए वायु की गति, तो वायु की गति तो मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। और अगर बात की जाए दिशा, तो यहाँ वायु की जो दिशा है, ठीक है, अगर बात की जाए वायु की दिशा, तो वायु की दिशा किसके द्वारा मेजर की जाती है, विंड वैन के द्वारा की जाती है। कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं यहाँ वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए, विंड वैन का, दोनों के यहाँ। अगर बात की जाए गति, तो गति जो यहाँ विंड स्पीड होती है इसको तो कैलकुलेट किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। और अगर बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है, विंड का जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है विंड वैन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।